हेलो स्टूडेंट, चलिए एक और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्पेशल मोटर। तो स्पेशल मोटर में अभी हम लोगों ने पढ़ा है रिलक्टेंस मोटर, हाइस्टेरिसिस मोटर एंड लीनियर इंडक्शन मोटर। एक और बहुत अच्छा मोटर है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव यहाँ से संभव होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिपल्शन मोटर। नेक्स्ट मोटर है, देखिए रिपल्शन मोटर। तो इस मोटर का नाम देखिए रिपल्शन मोटर क्यों पड़ा है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है विद्यार्थियों, ये बेस्ड है कि यहां पर अगर हम लोग कोई कॉइल की बात करते हैं और या फिर कोई मैग्नेट की बात करते हैं N और S, और यहां पर भी किसी मैग्नेट को रख लेते हैं हम लोग, यानी कि N और S। तो ये मैग्नेट एक दूसरे को, ये इसको यहां से दूर भेजेगा और ये मैग्नेट इसे अपने से दूर भेजेगा। यानी कि इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो किस तरह का लग रहा है? प्रतिकर्षण। किस तरह का फोर्स लग रहा है विद्यार्थियों? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर आप समझ ले तो काफी समस्या का समाधान यहां हो जाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर हम N रखें नॉर्थ, यहां पर हम लोग ये साउथ रखें, राइट। अगर मैं कोई एक कॉइल ले लूं, मैंने कोई कॉइल ले लिया, मैंने यहां पर N रखा है और यहां पर ये S रखा है, राइट ना। तो इसमें देखिए जब ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है, तो जितना ये इस तरफ को फोर्स लगा रहा है इतना ये इस तरफ भी लगा रहा है, तो ये नहीं घूमेगा। यानी कि जब ये सभी एक सिंगल लाइन में होते हैं तो ये घूमने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी और केस की बात करता हूं विद्यार्थियों, तो आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर मैं इसको N बोल रहा हूं और इसको मैं S बोल रहा हूं, तो इसका एक्सिस क्या हो गया ये? तो अगर मैं रोटर में जो एक्सिस है मैं कुछ इस प्रकार से दिखा दूं कि ये N है और ये S है, तो जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को अपने से प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये S इसे यहां से दूर भेजेगा, ये N इसको यहां से दूर भेजेगा, तो ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक और केस हम लोग देख लें, एक केस हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर ये N है, यहां पर ये S बनता है, यहां पर ये S बनता है, तो अगर हम लोग ये जो कॉइल है इसे अगर हम इस तरह से ले लें, ये जो कॉइल है इसे हम ऐसे ले लें कि ये N है और ये S है, यानी कि अगर ऐसे रखते तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये N अब इसको यहां से दूर भेजेगा, ये S से, तो ये इस तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली निर्भर कर रहा है, देखिए प्रतिकर्षण पर। यानी कि अगर मैं सोचने लगूं कि यार ये मेरे लिए एक रोटर है, ये मेरे लिए चलिए एक स्टेटर, रोटर मतलब जो घूम सकता है, तो अगर दोनों एक लाइन पर है तो मैं एंगल क्या रखूंगा यहां? 0 डिग्री। तो अगर ये 0 डिग्री पर होगा तो इसमें कोई भी टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा। और अगर ये कुछ डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट यहां पर अगर होती है तो यस फिर ये चलेगा। लेकिन अगर मैं एक और केस को जरा देखूं, एक और केस को मैं देखूं, यानी कि जब हमने कहा है 0 डिग्री पर ये कहीं नहीं जाएगा भाई, जितना ये इस तरफ को चलेगा इतना ये फोर्स इस तरफ, यानी कि रिजल्टेंट जो परिणामी बल है वो शून्य आ गया। ये अगर N हो विद्यार्थी और यहां पर हम लोग S ले लें, ओके जी, तो यहां से फील्ड की लाइन क्या है? इस तरह से। अगर मैं यहां पर जो कॉइल है ऐसे दिखा दूं कि ये N है और ये S है, यानी कि X से कितने X पर है? 90 डिग्री पर है। तो जरा ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से ये देखना है कि जितने फोर्स से N इसको यहां से यहां भेजेगा, मतलब आपको ये देखकर चलना है कि जितने फोर्स से ये इस तरफ को भेज रहा है, यानी कि जब हम 90 डिग्री लेंगे तो 90 डिग्री पर भी ये केस है कि यार ये इसको
जो एस है इसको खींचने की कोशिश करेगा, ये इसको भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरी तरफ भी सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। भाई या तो आप एन यहां पर ले लो, भाई या तो एन एस ये हो सकता है या एन और एस ये हो सकता है, ये भी तो चीज संभव है। तो जब यहां पर 90 डिग्री भी होगा तो 90 डिग्री पर यहां पर ये कोई टॉर्क उत्पन्न नहीं होता है, 90 डिग्री पर भी कोई टॉर्क हम उत्पन्न नहीं करेंगे। तो टॉर्क उत्पन्न यहां तभी होगा जब ये आपका 0 डिग्री और, मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता हो, यानी कि 0 पर नहीं होगा, 90 पर नहीं होगा, और मैक्सिमम कहां होता है, 45 पर। तो ये सब लिखेंगे, ये सिर्फ समझने की चीज है अभी। तो रिपल्शन मोटर इसलिए नाम दिया गया है, रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण करना, ओके, प्रतिकर्षित करना। तो ये सिनेरियो ये होता है एक वर्किंग का आइडिया कि भैया ऐसे ऐसे ये काम कर रहा है। अब जरा ये ध्यान से देखना है, मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं कि अगर ये आपको ध्यान से समझना है कि अगर मैं ये बोलता हूं कि मैंने यहां पर कोई सिंगल फेज बाइंडिंग की है, मैंने यहां पर सिंगल फेज बाइंडिंग किया है, और विद्यार्थियों ये सिंगल फेज बाइंडिंग में ऐसे ही करते हुए यहां मैंने ये कंटिन्यू किया, मैंने इसमें सप्लाई दे दिया, और यहां पर जो कॉइल मैंने रखी हुई है वो शॉर्ट सर्किट मैं कर दूं, इस कॉइल को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं, ये जो ये कॉइल है इसे हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दें। तो ये आइडिया लेना है कि जो ये एन है तो इसमें भी ये एन ही उत्पन्न होगा, अगर ये एस है तो इसमें भी ये एस ही उत्पन्न होता है। तो हमेशा याद रखिएगा रिपल्शन मोटर में कि जो मेन सप्लाई से जो स्टेटर में पोल होगा उसके नीचे भी अगर ये शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग हम लोग यूज करेंगे, शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग, तो उसके नीचे भी यही पोल उत्पन्न होगा। तो रिपल्शन मोटर को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। रिपल्शन मोटर को हम देखेंगे, यह 3 प्रकार के होते हैं। आप देखिए कितने क्या क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में होता है साधारण रिपल्शन मोटर। एक है देखिए साधारण रिपल्शन मोटर, एक है रिपल्शन इंडक्शन मोटर, एक है रिपल्शन इंडक्शन मोटर, और एक आता है इंडक्शन स्टार्ट रिपल्शन रन मोटर। एक आता है हमारा इंडक्शन स्टार्ट रिपल्शन मोटर, एक आता है हमारा ये मैंने उल्टा लिख दिया, रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ये 3 प्रकार के रिपल्शन मोटर हमारे पास उपलब्ध होते हैं। खैर बहुत ज़्यादा इनमें अंतर नहीं है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चल रहे हैं साधारण यानी कि सिंपल रिपल्शन मोटर। सिंपल रिपल्शन मोटर, पहले हम चलते हैं सिंपल रिपल्शन मोटर पर। देखिए सिंपल रिपल्शन मोटर में बहुत ज़्यादा कुछ कलाकारी आपको करना नहीं है। चलिए बना लेते हैं सिंपल रिपल्शन मोटर। ये हमने यहाँ पर स्टेटर दिखाया है, ये हमने स्टेटर दिखाया, और विद्यार्थियों स्टेटर में हम लोग सिंगल फेज वाइंडिंग कर देते हैं। स्टेटर में हमने ये सिंगल फेज वाइंडिंग कर दिया। यहां पर हमने ये सिंगल फेज सप्लाई जोड़ दिया। ओके जी, और यहां जो रोटर रखा है
इसका जो रोटर है, ये ध्यान देना है कि इसके रोटर में आपको आर्मेचर जैसे डीसी मोटर का रोटर होता है वो देखने को मिलेगा, जिसमें कि कम्यूटेटर और ब्रश आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कम्यूटेटर और ब्रश आपको देखने को मिलते हैं। और ये ब्रश आपस में हम लोग शॉर्ट रखते हैं, ये ब्रश हम लोग आपस में शॉर्ट रखते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है, इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें स्टेटर नॉर्मल सिंगल फेज मोटर की तरह ही होता है, लेकिन रोटर डीसी मोटर की तरह बना होता है। रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर तथा ब्रश लगे होते हैं तथा दोनों ब्रश आपस में शॉर्ट होते हैं, आपस में शॉर्ट होते हैं। तो दोनों ब्रश को हमने आपस में क्या कर दिया, हमने दोनों ब्रश को दिखाया है कि दोनों ब्रश आपस में शॉर्ट हो गए। अब देखिए, जब किसी सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट कॉइल को रखा जाता है, तो कॉइल में समान पोल बन जाते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मेन में ये N है, इसमें ये S है, तो N के नीचे क्या बनेगा, यहाँ N और S का एक्सिस तो ये रहा, तो यहाँ पर क्या बनेगा N, और यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए S बन रहा है। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि रोटर और स्टेटर के एक्सिस में कुछ ना कुछ एंगल होना जरूरी है। अगर ये एंगल नहीं होगा तो जैसे ये देखा है हमने, अगर 0 डिग्री एंगल है तो जितना बल ये इस तरफ लगाएगा इतना ही फोर्स ये इस तरफ लगाएगा, तो जो रिजल्टेंट टॉर्क आएगा वो शून्य आएगा। तो ये कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर होना जरूरी है। तो यहाँ नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं कि कितना एंगल मिलेगा, तो ये लगभग हमें जो ये कोण है ये लगभग यहाँ 15 डिग्री तक रखते हैं, ये लगभग हम लोग 15 डिग्री तक रखते हैं। और ये भी ध्यान देना है, कई बार ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा कि ये मैक्सिमम जो टॉर्क है, जो अधिकतम टॉर्क है, वो कितने कोण पर प्राप्त होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग अधिकतम टॉर्क लगभग 45 डिग्री पर उत्पन्न होता है।
45 डिग्री पर, लगभग भी हटा देंगे इसमें, एग्जैक्ट ये 45 डिग्री पर, 45 डिग्री कोण पर उत्पन्न होता है। अब देखिए जब ये मोटर की हम बात करते हैं तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो विशेषताएं वो मिलती है, इसकी विशेषता डीसी सीरीज मोटर से मिलती है। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। अब देखिए इसकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी विशेषता डीसी सीरीज मोटर से मिलती है, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, स्टार्टिंग धारा कम होती है, फिर जो दक्षता है वो अच्छी होती है, दक्षता अधिक होती है, इसके चलने की दिशा, इसके चलने की दिशा को ब्रश को शिफ्ट करके बदली जा सकती है। इसे ब्रश शिफ्ट मोटर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्रश शिफ्ट मोटर भी कहते हैं। और देखिए कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसे हम अच्छा मानते हैं। देखिए ट्रैक्शन में अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होने के कारण इसे ट्रैक्शन होइस्ट, कुछ उठाने वाला, लिफ्ट तथा क्रेन के लिए अच्छा माना जाता। तो ये क्या है विद्यार्थियों, हमारा रिपल्शन मोटर में जो एक सिंपल रिपल्शन मोटर होता है, इसकी कहानी है। कई बार ये जो कोण मैंने लिखा है, ये कई बार 15 से 20 देगा, 20 कई जगह पर 20 भी लिखा रहेगा, राइट ना। मैंने ये लगभग वैल्यू है, और कई बार 12 लिखा रहता है, राइट ना, लेकिन होना जरूरी है। 0 होगा तो ये काम नहीं करेगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है रिपल्शन इंडक्शन मोटर। बी लेते हैं यहाँ पर, रिपल्शन इंडक्शन मोटर। तो इसका जो स्टेटर है ये अपना नॉर्मल जो भी बताया रिपल्शन की तरह है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बना के देखते हैं। ये जो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं स्टेटर, ये स्टेटर हमारा बना हुआ है, और स्टेटर में हमने सिंगल फेज सप्लाई को जोड़ दिया है। ये हमने यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई को जोड़ दिया है, सिंगल फेज सप्लाई को यहाँ जोड़ दिया है। इसमें जो रोटर बनेगा, इसमें रोटर में हम 2 वाइंडिंग को लेकर चलते हैं। ध्यान से देखते हैं, इसमें शाफ्ट हो गया, तो इसमें रोटर में हम लोग 2 वाइंडिंग को लेकर चलेंगे। एक अंदर की तरफ वाइंडिंग करते हैं, जिससे हम कहते हैं स्क्वायरल केज या केज टाइप वाइंडिंग,
और एक बाहर की तरफ ये बाइंडिंग कर रहे हैं, जिसे कहेंगे हम लोग कम्यूटेटर वाइंडिंग, जिसे कहेंगे हम लोग कम्यूटेटर वाइंडिंग। ये यहां पर ब्रश होंगे, आपस में शॉर्ट रखेंगे। तो ये वाइंडिंग इसे कहते हैं हम लोग, अंदर की तरफ कौन सी है, केज वाइंडिंग, और बाहर की तरफ है ये कम्यूटेटर वाइंडिंग। दो वाइंडिंग ये विद्यार्थी हमने लिया है। तो इसमें स्टेटर की कंस्ट्रक्शन सेम है जो होती है, तो यहां पर लिखेंगे कि इसमें रोटर में दो वाइंडिंग लेते हैं। एक वाइंडिंग अंदर की ओर की जाती है, जिसे केज वाइंडिंग कहते हैं, जिसे केज वाइंडिंग कहते हैं, तथा दूसरी वाइंडिंग बाहर की ओर की जाती है, जिसे कम्यूटेटर वाइंडिंग कहते हैं, जिसे कम्यूटेटर वाइंडिंग कहते हैं। जब स्टेटर पर सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है, तो शुरुआत में कम्यूटेटर वाइंडिंग की मदद से यह चलने लगता है, तथा बाद में केज वाइंडिंग की मदद से भी टॉर्क उत्पन्न होने लगता है, टॉर्क उत्पन्न होने लगता है। पहले किसकी मदद से होगा, कम्यूटेटर, बाद में ये जो केज वाइंडिंग है उसकी मदद से भी टॉर्क उत्पन्न होने लगेगा, यानी कि बाद में ये दोनों वाइंडिंग एक्शन में रहेगी। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क लगभग 2 गुना इसमें स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क के 2 गुना होता है। उच्च दक्षता यानी कि अधिक दक्षता होती है। शक्ति गुणक 0.95 के लगभग
होता है, इसे ज़्यादातर मशीन टूल मोटर के रूप में यूज करते हैं। ये हो गया हमारा रिपल्शन इंडक्शन मोटर। इसमें एक बिंदु और लिखेंगे, देखिए इस मोटर में गति लगभग स्थिर रहती है। और एक बिंदु और लिख लेंगे, देखिए ये छोटा सा बिंदु छूट गया था, जो साधारण रिपल्शन मोटर है उसमें क्या है कि लोड के बढ़ने से गति, जो गति है, गति स्थिर नहीं रहती है। लोड के बढ़ने से गति गिरती है। लोड के बढ़ने से गति गिरेगी। चलिए, तो एक और मोटर लेते हैं, रिपल्शन के तौर पर स्टार्ट होता है और बाद में इंडक्शन के रूप में ये चलने लगता है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा सी में रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो स्टेटर जैसा हम लोग नॉर्मल लेकर चल रहे हैं वही है, ये हो गए शाफ्ट। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कॉपर की बनी हुई एक पत्ती होती है, ये कॉपर की बनी हुई एक पत्ती होती है। ब्रश ले लिया हमने, और ये रोटर में क्या होते हैं, कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं। कम्यूटेटर में सेगमेंट, तो ये हमने ले लिया है कम्यूटेटर, और ये ले लिया हमने तांबे की रिंग, तांबे की रिंग। अब इसमें होता क्या है, जब स्टेटर पर सप्लाई को जोड़ते हैं तो कम्यूटेटर वाइंडिंग की मदद से, कम्यूटेटर वाइंडिंग की मदद से यह रिपल्शन मोटर की तरह चलने लगता है। जब गति लगभग 75% तक पहुंच जाती है, तो कॉपर का रिंग खुलकर कम्यूटेटर को शॉर्ट, रिंग खुलकर कम्यूटेटर को शॉर्ट कर देता है। क्या कर देगा, कम्यूटेटर को शॉर्ट कर देगा। राइट जी। आपको ध्यान ये देना है कि ये
कम्यूटेटर को शॉर्ट करेगा। अब रोटर एक ठोस रूप, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब रोटर शॉर्ट हो जाता है तथा यह इंडक्शन मोटर के रूप में चलने लगता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें स्टार्टिंग धारा लगभग, इसमें स्टार्टिंग धारा फुल लोड धारा के लगभग 2 गुना तक होती है, लगभग 2 गुना तक होती है। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क के लगभग 4 गुना तक होता है। दक्षता इसमें भी अच्छी मिलेगी। अब देखिए, इसे पानी का पंप, आरा मशीन में यूज करते हैं। इसकी भी जो गति है, यानी कि चलने की दिशा है, वो ब्रश को शिफ्ट करके बदल जाती है। तो ये कहानी हो गई हमारी रिपल्शन मोटर की। चलिए विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट जो मोटर है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग PMDC, जिसे हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट DC मोटर। अब देखिए, इस मोटर में स्टेटर, यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग है, अब डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ करते हैं, स्टेटर में। रोटर में क्या, आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर को हम जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग हम लोग कर रहे थे, इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं करते हैं। इसमें हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न कराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आप परमानेंट मैग्नेट को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आप परमानेंट मैग्नेट को यूज करते हैं, यहाँ पर आप परमानेंट मैग्नेट को यूज करेंगे। और जो रोटर की हम बात कर रहे हैं, तो रोटर में कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। रोटर आप सेम उसी तरह का बनाएंगे, जैसे शाफ्ट हो गया, कम्यूटेटर जो आप नॉर्मल बनाते हो, फिर अपना आर्मेचर वाइंडिंग जो आप ये। तो यहां पर आपने क्या बनाया, ये स्थिर चुंबक, स्थिर चुंबक। इसमें रोटर को वैसा ही बनाते हैं जैसा
नॉर्मल डीसी मोटर में बनाते हैं। इसमें स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग नहीं बनाते हैं। इसमें स्थिर चुंबक को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो नॉर्मल डीसी मोटर है और ये, इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि फील्ड वाइंडिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने परमानेंट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराने के लिए एक स्थिर चुंबक को ले लिया है। यानी कि इस मोटर में जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की बात करेंगे तो फाई बदलेगा नहीं, फाई अब स्थिर रहेगा। तो अब डीसी मोटर याद आएगा आपको, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई करते हैं, लेकिन फाई हो गया स्थिर कांस्टेंट। तो इसमें जो गति परिवर्तन हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर से यानी कि यह प्रतिरोध और वोल्टेज से ही हो सकता है। तो इसे ज्यादातर 6 वोल्ट, 12 वोल्ट तथा 24 वोल्ट के लिए बनाते हैं। यह मोटर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इसे देखिए, इसे वाइपर्स खिड़की को ऊपर नीचे करने में, यही वो मोटर है जैसे वाइपर है ना, चलते हैं गाड़ी पे, खिड़की को ऊपर नीचे करने में यूज करते हैं। छोटे छोटे मोटर भी है। दूसरा, इसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश में भी यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रिक का टूथब्रश होता है जो अपने आप से आपके दांत साफ करेगा, तो इसमें भी हम लोग पीएमडीसी को ही यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर। ये एक ही मोटर है, अलग अलग नहीं है। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। बहुत छोटा सा मोटर है। इसमें नॉर्मल हम लोग जैसे 3 फेज मोटर में हम वाइंडिंग करते हैं ना, वैसे ही करते हैं स्टेटर में। इसमें बस जो रोटर है, इसमें आपको ध्यान देना है कि स्टेटर हम लोग, देखिए स्टेटर चाहे इंडक्शन हो सिंक्रोनस, हम लोग एक जैसे ही इस्तेमाल करते हैं। बस जो रोटर है ना, इसमें हम लोग स्क्वायरल केज टाइप रोटर लेते हैं और इसमें ये केज कटे होते हैं। एक इस तरह का रोटर लिया हमने, स्क्वायरल केज टाइप रोटर लिया। अब इस स्क्वायरल केज टाइप रोटर में जैसे मान लिया 2 पोल या 4 पोल है, तो ये हमने परमानेंट मैग्नेट रख देते हैं। ये हम लोगों ने क्या रख दिया यहाँ रोटर में, स्थिर चुंबक रखते हैं। स्थिर चुंबक रखते हैं। तो अंतर कहाँ है? सिर्फ रोटर में है। स्टेटर सेम है,
इसमें स्टेटर को नॉर्मल इंडक्शन मोटर की तरह ही बनाते हैं। स्टेटर में कोई अंतर नहीं है। अब देखो, जब स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो किसकी, स्क्वायरल केज, तो यह इंडक्शन मोटर की तरह चलने लगता है तथा कुछ समय बाद स्थिर चुंबक के कारण भी रोटर में टॉर्क उत्पन्न होता है तथा यह सिंक्रोनिज्म में प्रवेश कर जाता है और अब यह सिंक्रोनस गति से चलने लगता है। अब यह सिंक्रोनस गति से चलने लगता है। इस मोटर में इंडक्शन तथा सिंक्रोनस दोनों मोटर की विशेषता होती है। इसमें दोनों की विशेषता, राइट। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं हम स्टेपर मोटर, फिर इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।